तो बच्चे अभी तक अ, हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वीवीटी थ्योरी पढ़ रहे थे और वीवीटी के अंदर हमने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था जिसके थ्रू हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड लास्ट क्लास में समझा था कि क्या होता है। आज के क्लास में हम बात कर रहे हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ वीवीटी, मतलब कुछ पॉइंट्स जो वीवीटी ने बताए थे, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ध्यान रखते हैं। तो देखते हैं ये करके। सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर हम बात करें वीवीटी का, तो क्या कहता है? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल with opposite spin, with opposite spin। क्या कहने का मतलब था कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, ये बात तो ठीक है। और कह रहा है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आएंगे तो दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अच्छा, एक और बात यहाँ मेंशन कर दूं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट स्पिन। थोड़ा लिखना चाह रहा हूँ एक वर्ड यहाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड होने चाहिए, और स्पिन भी कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। तब जा करके ओवरलैपिंग होगी और इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा एक, इसको इधर करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी जो बॉन्ड बनेगा उसकी मजबूती जो है या स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कितनी अच्छी हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कितनी अच्छी हो रही है, इस बात पे ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अगर सुनो ध्यान से, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी, यानी बॉन्ड बहुत मजबूत होगा। अगर बॉन्ड मजबूत होता है बच्चे तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? छोटी होती है। तो ये रेसिप्रोकल होगा किसके? बॉन्ड लेंथ के, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉन्ड एनर्जी के। मतलब बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। भैया अगर बॉन्ड मजबूत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर बात? इसके बाद जो है, अगर हम बात करें तो शायद मैंने ऑर्डर ऑफ जो है ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ लिखवा दिया था। हम्म। ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ लिखवा दिया था क्या? नहीं लिखवाया था। ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग
स्ट्रेंथ, मैंने बताया था कि हमेशा जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, मुझे याद है कि बताया था मैंने शायद, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी वो मजबूत होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक। और हेड ऑन ओवरलैपिंग के अंदर टीपी ओवरलैपिंग जो होगी वो सबसे ज्यादा मजबूत, उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग, और फिर एसएस ओवरलैपिंग, और सबसे कमजोर जो है वो मैंने बताया था पी पाई और पी पाई ओवरलैपिंग होती है। पी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होती है। क्लियर बात? अब एक बात और समझो, जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग के अंदर मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, और क्या है, एक एग्जांपल मैंने लिया एच एफ, मैंने लिया एच सी एल, मैंने लिया एच बी आर, मैंने लिया एच आई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है, यानी कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है और कौन सा बॉन्ड ज्यादा कमजोर है। तो अगर आपको ये पता करना हो तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा, ओवरलैपिंग पता करना होगा। क्या पता करना होगा? ओवरलैपिंग। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है भाई? एस, वन एस होता है। और क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के पास होगा 2p। अच्छा, एक मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको डाउट थोड़ा सा लगे तो कोई इशू नहीं है। इधर देखो, मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है? फ्लोरीन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। तो एक डब्बे के अंदर इसके पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद होगा। सही बात है ना? एक डब्बे के अंदर इसके एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 9। अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p5 ना। अब आपको पता है बैलेंस कौन है? बैलेंस और वाइटल, ये वाली। अब यहाँ देखो, पी में क्या है, एस में क्या है? पहले दो इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं। और अगर हम बात करें तो पी के कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे, जिसमें से दो में पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है। तब तो खुद सुनो जानते कि यहाँ एस अनपेयर्ड है, यहाँ पी अनपेयर्ड है, तो ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप कर जाएंगे, एस और पी। सही बात है ना? तो इसका पी और इसका एस क्या करेगा? आपस में ओवरलैपिंग कर जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ओवरलैपिंग के लिए। तो मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है? एसपी ओवरलैपिंग से। जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? एसपी ओवरलैपिंग से। यानी यहाँ पर एसपी ओवरलैपिंग होगी। लेकिन मेरी बात को समझना कि ठीक है सर, सब जगह एसपी ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन यहाँ देखना, जब फर्स्ट केस हम देखते हैं तो यहाँ पर ओवरलैपिंग किसी किसकी हो रही है? 1s और 2p की। सही बात है? यहाँ भी रहेगा 1s ही, लेकिन ये 3p रहेगा। और ये भी रहेगा 1s, लेकिन ये 4p। और ये रहेगा 1s, लेकिन ये रहेगा 5। आपको मन करे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हो। अदरवाइज ये एक ही पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही ग्रुप में आते हैं। जब एक ही ग्रुप के मेंबर हों तो धीरे धीरे पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तब सुना ध्यान से, 1s और 2p है, 1s 3p है, 1s 4p है, 1s 5p है। अच्छा बताना, सुना ध्यान से, मैंने ये न्यूक्लियस लगाया, न्यूक्लियस के बाहर ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल। अगर मैं बात करूं 2p की, तो 2p कहाँ होगा? यहाँ होगा। 3p कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन होगा? मतलब
2p और 3p में न्यूक्लियस के पास कौन होगा? 2p होगा। ऐसे ही अगर 3p और 4p भी पूछूं तो कौन होगा? 3p होगा। अब सुनना ध्यान से, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब कितना अच्छा ओवरलैपिंग हुई है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा। अब रही बात कि सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, यानी जिस ऑर्बिटल की क्लोजनेस न्यूक्लियस के सबसे पास में होगी, मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, उसकी ओवरलैपिंग क्या होगी? सबसे अच्छी होगी। तो किसकी होनी चाहिए इसमें से? एच एफ की, 1s और 2p की, मतलब एच एफ की होनी चाहिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूंगा तो सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? एच एफ। उसके बाद कौन आएगा? एच सी एल। और सबसे उसके बाद एच बी आर। और सबसे कमजोर कौन होगा? सही बात है। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। सही बात। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि ओवरलैपिंग ये कॉन्सेप्ट से हम बॉन्ड डिस्टेंस वगैरह कैसे पता कर सकते हैं। कहाँ पे? अरे मतलब एस और पी का ओवरलैपिंग हो रहा है और क्या। ठीक है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट, चलो कोई नहीं, आगे लिख लेते हैं। चलो आगे। तो अगर हम बात करें बच्चे, तो एक छोटी सी बात जो है वो क्या है कि जिस एक्सिस पर ओवरलैपिंग होती है उस एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। क्या मैंने बोला? एक्सिस ऑन विच ओवरलैपिंग टेक प्लेस आर कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यानी जिस एक्सिस पर ओवरलैपिंग होती है उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। और शॉर्ट में इसको हम आई एन ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई एन ए। हाँ, अभी बताओ, चिंता मत करो, समझना। पहले मैं मान रहा हूँ यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल 1। फिर मैंने यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच दी, और इधर लिख दिया एटॉमिक ऑर्बिटल 2। टू, उसका बाद ऐसे लाइन खींच दी, इधर लिखा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इधर लिखा टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी सिग्मा और पाई कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझना यहाँ पे चीजों को। हम्म, चलो अब इधर देखना ध्यान से। अगर मैं ये बनाऊं तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स का इसको मैं मान ले रहा हूँ एक्स, और ये वाई है, और एक जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगा। अभी मैं एक्स और वाई ही मान रहा हूँ। ठीक है। अच्छा बताओ, अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल पी एक्स बनाओगे तो वो कहाँ बनेगी? पी एक्स बनेगी सर एक्स एक्सिस के ऊपर। सही बात है ना। तो लेट से मैंने ये बना दिया पी एक्स। ये क्या बना दिया?
पी एक्स है, ध्यान रखना ये कौन सी ऑर्बिटल है, पी एक्स है, कौन सी है, हट जाओ, पी एक्स। मैंने इसकी कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, यहाँ ले गया गया, इधर मैंने रख दिया और इसको भी मैंने पकड़ा और यहाँ। अब सुना ध्यान से, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मैं इस दूसरे के पास लेके जा रहा हूँ, पास लेके जा रहा हूँ, पास लेके जा रहा हूँ, और ये ओवरलैपिंग हुई ना, और ओवरलैपिंग कहाँ हुई है, ये वाला ओवरलैपिंग वाला हिस्सा। अच्छा बताओ, ये ओवरलैपिंग कौन से एक्सिस पर हो रही है, एक्स एक्सिस पर, तो मैं बोलूंगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, एक्स। ठीक, समझना ध्यान से। अब और समझना, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना चीजों को, इस वाले इस वाले को मैंने यहाँ सेंटर में लाके कर रख दिया, और इस वाले को मैंने पकड़ा। अच्छा बताओ, ये भी तो पी एक्स है, तो पी एक्स है तो रहेगा हमेशा ऐसे ही। तो अगर यहाँ रखूं तो पी एक्स, 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 बात तो सही है ना, है तो हॉरिजॉन्टल ही। अगर हॉरिजॉन्टल है तो मतलब कौन सा है, पी एक्स है। तब सुना ध्यान से, इसको मैं लेके आ रहा हूँ, इसको लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, कौन से एक्सिस पे लेके आ रहा हूँ, अभी मैं कौन से एक्सिस पे चल रहा हूँ, वाई पे चल रहा हूँ। तो मैं लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, ओवरलैपिंग हो गई। अब बताओ कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, साइड वाइज या हेड ऑन, साइड वाइज। ऑर्बिटल कौन सी लिया था मैंने, पी एक्स, लेके कहाँ आया, वाई एक्सिस पे, ओवरलैपिंग कैसी हुई, साइड वाइज। ऑर्बिटल कौन सी थी, पी एक्स, लेके कहाँ गया था इससे पहले, एक्स पर, ओवरलैपिंग कैसी हुई थी, हेड ऑन हुई थी ना। चलो आ जाते हैं अब, और इसी को पकड़ते हैं, इसको इधर साइड कर लेते हैं, और इसको इधर साइड कर लेते हैं। ठीक, ये ऑर्बिटल है। अब जेड एक्सिस पे भी अगर हम बात करें, तो ये जेड एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस। अब बताओ जो पी एक्स है वो कैसी रहेगी, अरे जेड एक्सिस पे ऐसी पड़ी होगी कहीं, अभी भी ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक्स एक्सिस पर ही है। ये वाली ऑर्बिटल, ये मैंने लिया, ये भी जेड पे यहाँ रख दिया, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे पी एक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जेड पे अप्रोच कर रहा हूँ, देखो जेड के ऊपर आ रहा हूँ, 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 जेड के ऊपर, क्या ओवरलैपिंग हुई, कौन सी हुई ओवरलैपिंग, राइट वाली। तो आप एक बात समझे यहाँ पर, कि जब पी ऑर्बिटल को, अगर मान लिया वो ऑर्बिटल कौन सी है, पी एक्स है, यानी पी एक्स ऑर्बिटल को पी एक्स पर लेके आओगे, पी एक्स ऑर्बिटल को एक्स एक्सिस पर लेके जाओगे, तो ओवरलैपिंग कौन सी करेगी, हेड ऑन। लेकिन अगर पी एक्स को वाई या जेड पे लेके जाओगे, तो ओवरलैपिंग कौन सी हो जाएगी, साइड वाइज हो जाएगी, और बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही अगर मेरे पास पी जेड होगा, तो पी जेड को अगर जेड पे लेके जाऊंगा तो हेड ऑन होगी, लेकिन अगर जेड के अलावा एक्स या वाई पे लेके गया तो कौन सी हो जाएगी, साइड वाइज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई, क्या हुआ, मैं कहा जेड पे कह रहा हूँ, मैंने कहा पी जेड को, इंपॉर्टेंट बात समझ नहीं रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऑर्बिटल कौन सी है, पी एक्स है, ये तो पी एक्स है ना, ये लो। अब मैंने इसको पी जेड बना दिया, क्योंकि ऐसे टेढ़ा कर दिया अलोंग द एक्सिस, अब बन गया पी जेड। इसको भी मैं पी जेड बना दे रहा हूँ, ये लो पी जेड। अब मैं पी जेड को पी जेड पे लेके जा रहा हूँ, कौन सी ओवरलैपिंग हुई, एक मिनट, जेड कहां से बना दिया मैंने, ये जेड बनाने के लिए मुझे इसके एक्सिस पे लाना पड़ेगा ना, ऐसे, अब हुआ पी जेड, सही बात। और इसको भी मैंने ऐसा किया, अब ये क्या हो गया, पीजेड। अब बताओ पीजेड है ये, और पीजेड को पीजेड पे ला रहा हूँ, तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, आई डोंट नो, ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन ये पीजेड है, ये भी पीजेड है, ऐसे रहने दे रहा हूँ। मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, वाई एक्सिस पे ले आए। अगर मैं वाई एक्सिस पे लेके आऊंगा तो वाई एक्सिस ये है, और वाई एक्सिस क्या है, ये है। अगर मैं इसको अप्रोच करूंगा तो बताओ कौन सी ओवरलैपिंग होगी जाके, भाई भाई, मैं कह रहा हूँ ऑर्बिटल पी जेड है, अगर पी जेड ऑर्बिटल को जेड पे लेके जाओगे तो ओवरलैपिंग कौन सी करेगा, हेड ऑन। अगर पी जेड को एक्स या वाई पे लेके जाओगे तो ओवरलैपिंग कौन सी करेगा, साइड वाइज करेगा। ठीक, अब आ जाते हैं, एक और चीज समझ लेते हैं, एस। एस तो स्फेरिकल है, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। आप खुद सोचो एक बार, मेरे पास एक गोला ये है, मेरे पास क्या है, एक ये गोला है,
कॉपी किया मैंने इस गोले की, इस गोले को पेस्ट कर दिया। ये गोला, अब इसका कोई एक्सिस तो होता ही नहीं है, हर एक डायरेक्शन में है। अब बताओ मैं इस गोले को यहाँ से यहाँ लेके आऊं, या यहाँ से यहाँ लेके आऊं, या यहाँ से यहाँ लेके जाऊं, या यहाँ से यहाँ लेके जाऊं, या यहाँ से यहाँ लेके जाऊं, हर जगह तो हेड ऑन ही हो रहा है। मतलब एस एस ओवरलैपिंग हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो यही हमें समझना है कि कौन सी ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, समझना ध्यान से। अगर मान लिया एस एस ओवरलैपिंग है, पहली एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सी है? एस है। दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सी है? एस। ओवरलैपिंग कौन सी होगी? एस एस ओवरलैपिंग। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चाहे एक्स मान लूं, चाहे वाई मान लूं, चाहे जेड मान लूं, एस तो हमेशा कैसा करता है? सेमी ओवरलैपिंग। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर मैंने ये वाली ऑर्बिटल पी एक्स माना और ये वाली ऑर्बिटल भी पी एक्स माना, तो ओवरलैपिंग कौन सी होगी? पी एक्स पी एक्स। और मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? एक्स है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। लेकिन अगर मैंने इसको पी एक्स माना और इसको क्या माना? पी एक्स माना, लेकिन एक्सिस कौन सा लिया? वाई और जेड ले लिया, तो एक्सिस बदल दिया, जो ऑर्बिटल थी उसके अलावा एक्सिस है, तो इसके बाद क्या बन जाएगा? पाई। क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हुई बात क्या? अब सुनो ध्यान से, ऐसे ही मैं पी एक्स के अलावा और भी तो ले सकता हूँ। ये पी वाई ले लिया और ये भी पी वाई ले लिया, और एक्सिस अगर मैंने वाई लिया तो सिग्मा बनेगा। लेकिन अगर मैंने पी वाई लिया बट एक्सिस कौन सा ले लिया? एक्स या जेड ले लिया, तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक। तो भाई साहब थोड़ा सा क्या हुआ? अरे यहाँ तो मैं सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको दिया होगा ना कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपको ऑर्बिटल बताया रहेगा भाई। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो मुझे तो सबको समझाना है ना। ये अगला पेज कॉपी कर दिया था ना। ठीक। हाँ, तो यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ ये चीजें। मैंने पी एक्स और पी वाई को डिस्कस कर लिया। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी आप लोग लिख चुके हो। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस समझ में आया ना क्या होता है? जिस एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। आप देख रहे हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बदलने से बॉन्ड का टाइप बदल जा रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है। तो अगर बात करूं, अब मेरे पास क्या है? पी जेड है और ये भी क्या है? पी जेड। और यहाँ एक्सिस कौन सा है? जेड। तो क्या बनेगा यहाँ? सिग्मा बॉन्ड। ठीक। और अगर यहाँ क्या हुआ? पी जेड हुआ लेकिन एक्सिस कौन सा हुआ? ये भी पी जेड हुआ लेकिन एक्सिस कौन सा हुआ? एक्स या वाई। तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। सही बात। लेकिन एक बात सुनो, अगर मान लिया यहाँ मैंने पी एक्स ले लिया और यहाँ मैंने ले लिया पी वाई, एक्सिस में चाहे ले लूं, एक्स ले लूं, वाई ले लूं या जेड ले लूं, वाई ले लूं या जेड ले लूं, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? इस बारे में सोचते हैं एक बार। चलो, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम पी वाई बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और अगर हम पी एक्स बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। सही बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाई को ले जाके यहाँ रख दे रहा हूँ। चलो, अच्छा लगेगा थोड़ा, कलर कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, रेड कर। इस वाई को ले जाके यहाँ रख दिया। ठीक है। अब मैं एक्स को अलग अलग डायरेक्शन से लेके आऊंगा। ठीक है। अगर मैं इस एक्स वाले डब्बे को इधर लेके जाऊं तो कौन से एक्सिस पे जा रहा हूँ? एक्स एक्सिस पे। क्या ओवरलैपिंग हो रही है? हो रही है ओवरलैपिंग? नहीं हो रही है, जीरो ओवरलैपिंग। पहली बात। तो जब आप एक्स एक्सिस पे गए ओवरलैपिंग हुई क्या? जीरो। नहीं हुई ना। आ जाते हैं। अगर इसको, इस ऑर्बिटल को मैं वाई एक्सिस पे लेके जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा, क्या ओवरलैपिंग हुई? क्या हुई? जीरो। सही बात है। चल, अब इस एक्स को मैं कहां लेके जाऊंगा? जेड वाले पे। तो जेड वाला कहां जाएगा? वैसे तो अगर बताऊं जेड वाला से बोर्ड के बाहर से जा रहा होगा, तो एक बार खुद सोचो,
अगर मैं ये ऑर्बिटल मान लेता हूँ ऐसे और इसको बोर्ड के बाहर से लेके जाऊंगा तो यहाँ जाके टकराएगा, क्या ओवरलैपिंग होगी? मतलब अगर मैंने ये ऑर्बिटल ही बदल दिया, एक पी एक्स दूसरा पी वाई, तो ओवरलैपिंग कभी होती ही नहीं है। ओवरलैपिंग कभी होती ही नहीं है, चाहे एक्स एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, जो मर्जी वो ले लो, ओवरलैपिंग कभी होगी ही नहीं। और अगर ओवरलैपिंग कभी नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ? कभी बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या समझे? एक्सिस अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ऑर्बिटल अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक्सिस अलग चलेगा, ऑर्बिटल सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्बिटल अलग हो गई तो कभी ओवरलैपिंग नहीं। क्या बात हुई? तो ये लास्ट वाला ध्यान रखना। अब देखो इसमें बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं, जैसे ये पी एक्स ले लिया और इसको पी जेड ले लिया, बट कोई फायदा नहीं है लिखने का, कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी। आप मेन कॉन्सेप्ट समझो। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया एक्सिस कुछ भी हो लेकिन ऑर्बिटल सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्बिटल सेम नहीं हुई तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना? आप जितना मर्जी उतना वराइटीज में बनना चाहो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहां तक आप लोग बात समझ गए, ठीक? कि कब सिग्मा बनेगा और कब पाई बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, बैक एक्सरसाइज 4.29 और 4.32। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि जस्ट अभी टॉपिक हम पढ़ रहे थे। कह रहा है कंसीडरिंग एक्स एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब एक्स को आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेना है, ठीक है? कह रहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड एन वाई। कह रहा है इनमें से कौन सा है जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। हम ये पता कर लेते हैं कौन सिग्मा बनाएगा कौन पाई बनाएगा, अब बाकी बाद में रीजन देते हैं। सही बात है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, एक्स है। वहां क्या है, 1s ए वाले पार्ट। तो 1s मतलब क्या हुआ, एस एस ओवरलैपिंग। और हमने क्या सीखा है, एस एस चाहे किसी भी एक्सिस पे हो क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। तो आपको पता है ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। चलते हैं बी वाले पार्ट। बी वाले में 1s और 2p एक्स, सुना ध्यान से, 1s है और क्या है, 2p एक्स। अच्छा इसको समझते हैं ध्यान से थोड़ा। एक बात बताऊं मैं, अगर मैं यहां पर क्या ले लेता, एस ले लेता, और यहां मैं ले लूं क्या, पी एक्स। अगर मैंने पी एक्स लिया है, अगर मैंने क्या लिया है, पी एक्स लिया है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा ले लिया है, एक्स ले लिया है, तो सुना ध्यान से, हुआ क्या, ध्यान से इधर देखो। ये मेरे पास है और ये मैंने बना दिया पी एक्स, और एस मेरा क्या है, ये गोला है। एस मेरा क्या है, गोला। अब इस गोले को अगर मैं एक्स पे लेके आऊंगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, अगर मैं वाई पे लेके गया तो जीरो ओवरलैपिंग, और कहीं और लेके गया तो क्या हो जाएगी, जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। मतलब आपको पता है हमेशा पी के साथ में जो ऑर्बिटल है उसका एक्सेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हेड ऑन हो जाती है। तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है इसमें बताओ, सिग्मा बन रहा है। अगर मान लिया यही एस लिया मैंने और ये पी एक्स लिया मैंने, और इसके बाद ये क्या ले लिया, एक्स या सिलेक्ट करो वाई या जेड ले लिया, तो क्या बनेगा, नो बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होगी ना, नो बॉन्ड। अब बताओ क्या यही सेम केस पी एक्स के अलावा किसके साथ, पी वाई और पी जेड के साथ भी तो हो सकता है। अगर एस लिया है और ये पी जेड लिया है तो यहाँ जेड एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, एस लिया है पी वाई लिया है वाई एक्सिस सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर एस लिया है पी जेड लिया है और एक्सिस कौन सा ले लिया, एक्स और वाई, तो नो बॉन्डिंग। मतलब समझ गया ना, अगर ये दोनों सेम हुए तो बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलते हैं आगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको माना है, एक्स को, और ये पी एक्स है, तो बॉन्ड कौन सा बनना चाहिए, सिग्मा। आ जाते हैं उसका बी के बाद सी वाले पार्ट पे, क्या है भाई, पी वाई। इधर देखो, पी वाई है, पी वाई है, आपको पता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स। अरे महाराज पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, एक इतनी आसान सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ऑर्बिटल का नाम है, अगर एक्सिस वो होगा
तो सिग्मा बनेगा, अदरवाइज हमेशा क्या बनेगा, पाई बनेगा। अरे पी वाई एक्सिस क्या होना चाहिए था, वाई, तो सिग्मा बनता। एक्सिस कौन सा दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसमें याद करने वाली कौन सी बात, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ, पाई बॉन्ड बनेगा। अब कह रहा है रीजन, तो भैया पता है 1s के बीच कौन सी हुई है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। किसकी वजह से बना है, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से। यहाँ कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है, हेड ऑन हुआ है। और यहाँ कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज। सही बात। अब कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और ये होमवर्क में है। मैंने लास्ट क्लास में सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच डिफरेंस लिखवा दिया था। ठीक, क्लियर बात। नोट करना है तो क्वेश्चन नंबर डाल देना, बस क्वेश्चन मत नोट करना। अच्छा अभी और है एक डी, कोई दिक्कत नहीं, ये भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 1s and 2s। समस्या क्या है, ये तो हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा। अरे एस से तो हमेशा क्या बनता है, सिग्मा। क्यों, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है हमेशा। अरे एस में किसी को कोई डाउट, एस तो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, जहां मर्जी वहां आप चले जाओ। 2 3 4 जो मर्जी दे रखो, एस ऑलवेज फ्रॉम सिग्मा। समझाने का क्या मतलब निकलेगा अगर आपको डाउट रहेगा दिमाग में। क्या बताया है, एस को कहीं से लेके जाओ, एस तो हर जगह से गोला है। अब गोले को ऊपर से लेके जाओ, नीचे से लेके जाओ, साइड से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से लेके आओ, कुछ फर्क पड़ेगा उसको। अरे दो बॉल है, दो बॉल को टकराना है, ये जरूरी है कि सामने से लेके आऊंगा तभी टकराएंगे। मैं कहीं से लेके आऊं, हर तरफ से वो सेम ही है, इसलिए हमेशा क्या होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ BF3, मतलब BF3 के फॉर्मेशन में ये हम समझेंगे कि यहाँ ओवरलैपिंग कौन कौन सी हो रही है। ये पता कैसे करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, इधर देखना। सबसे पहले बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p। तो वैलेंस सेल कौन सी है, ये हमारे पास लास्ट वाली क्या हो गई, वैलेंस। अगर हम वैलेंस सेल का ग्राउंड स्टेट बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई साहब, ये देखो, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और पी के अंदर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, तो अभी कितने बॉन्ड बना सकता है ये, अभी कितने बना सकता है, बस एक बना। बट बनाना कितना है इसको, 3। तो 3 अनपेयर्ड होनी चाहिए, मतलब अभी तो 3 अनपेयर्ड है नहीं। 3 अनपेयर्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है, और इस डब्बे को खाली करके इसमें एक कर देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन इस डब्बे का कहाँ भेज देंगे, ये खाली वाले डब्बे में भेज देंगे। अब 3 हो गए खाली, अब बॉन्ड बना सकता है। तो आपको पता है यहाँ पे कौन है, ये 2s है, और ये क्या है, 2p है। सही बात है। अब देखते हैं फ्लोरीन का कौन सा आएगा। अगर हम फ्लोरीन ले लें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो, ये क्या है, 2s है, और ये 2p है। अब आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, एक। अरे 3 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया काम। सही बात है। तब सुना ध्यान से, देखना यहाँ पे, पहले यहाँ आके एक फ्लोरीन ओवरलैप करेगा। अच्छा बताओ फ्लोरीन अपना कौन सा डब्बा लेके आएगा, 2p वाला ही तो खाली है उसका, अनपेयर्ड। तो मतलब यहाँ कौन सी ओवरलैपिंग होगी बताना जल्दी से, 2s और 2p। अगला बॉन्ड यहां से बनेगा,
तो बताओ यहाँ कौन सी ओवरलैपिंग होगी? टू पी होगी, मतलब टू पी ओवरलैपिंग। अगला बॉन्ड यहाँ से बनेगा, यहाँ बताओ कौन सी ओवरलैपिंग होगी? टू पी ओवरलैपिंग। इसका मतलब जब आप बी एफ थ्री बनाते हो, क्या बनाते हो? बी एफ थ्री, तो इसमें ऐसे तीन बॉन्ड बनाते हो। इन तीन बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग कौन कौन सी है? एक होगी टू एस टू पी, दूसरी होगी टू पी, और तीसरी भी कौन सी होगी? समझ आई बात? किस तरीके से हमने पता किया कि ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग मिल रही है, ये आप पता कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। चलते हैं अगले टॉपिक पे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या करना है हमें? कैलकुलेशन करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपको इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, और वो छोटी छोटी बातें क्या है कि जब भी कहीं सिंगल बॉन्ड बनता है, कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। भैया सिंगल बॉन्ड ऐसे एक लाइन से दिखाते हैं ना, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कितने सिग्मा बॉन्ड? एक सिग्मा बॉन्ड। और अगर कहीं क्या बनता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को दो लाइन से दिखाते हैं, और इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक। अगर कहीं क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड, तो मतलब इसको तीन लाइन से दिखाएंगे ऐसे, और इसमें भी क्या होगा? एक सिग्मा होगा और दो पाई। क्या हुआ? हमेशा पहला बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा। उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं सब पाई बनते हैं। तो भैया तीन बॉन्ड बनाया, तो आपने पहला बनाया होगा सिग्मा, और बाकी दोनों बार क्या बने? पाई बने, इसलिए दो पाई है उसमें। यहाँ पे पहला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा होगा। अब दूसरा जो बनाया होगा आपने डबल, मतलब दो बनाए होंगे, दूसरा बनाया होगा पाई बनाया होगा, एक सिग्मा एक पाई। और सिंगल बॉन्ड के अंदर बस सिंगल ही है, तो कौन होगा? सिग्मा होगा। ठीक। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मेरे पास है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ। इसमें मुझे बताना है कि कितने सिग्मा है और कितने पाई। बताओ। तो सिग्मा अगर काउंट करूंगा तो ये एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा दो, और यहाँ एक सिग्मा तीन। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तीन। अगर पाई बॉन्ड मेरे से कोई पूछेगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं? दो पाई। सही बात। और सुनो, ये तो बहुत आसान काम है ना। चल, तो मैं चाहता हूँ कि ये आसान काम आप लोग भी करो। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा पहले देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। टोटल नौ सिग्मा हो गए। ठीक है। सिग्मा कितने हो गए? नाइन। अब बताओ पाई कितने होंगे? यहाँ दो पाई, यहाँ दो पाई, कितने हो गए? चार। यहाँ एक पाँच, और दो सात, और दो, और पाई भी कितने हो गए? नौ पाई।
क्या नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई कैलकुलेट कर लोगे? है भाई? देखो ये, हाँ, बड़ा सिंपल सा तो है। 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। अरे एक सिग्मा तो हर जगह है, तो मुझे सिग्मा काउंट करना था। तो यहाँ एक होगा, एक यहाँ होगा, दो होगा, एक यहाँ होगा, तीन एक यहाँ होगा, चार यहाँ होगा, पांच यहाँ होगा, छह होगा, सात यहाँ, आठ यहाँ, 9। इसका मुझे पाई कैलकुलेट करना है। तो पाई तो कहाँ देखते हैं, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ दो होंगे, यहाँ दो होंगे चार, यहाँ दो होंगे छह, यहाँ दो होंगे आठ, और एक यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ है तो एक यहाँ होगा, तो 9। और क्या? ठीक। अब चलते हैं, जैसे और क्या हो सकता है सिग्मा पाई। बॉन्ड लाइन डायग्राम समझते हो तुम लोग? क्या है अभी? जैसे ये ये देखा था, बेंजीन देखा है ना क्लास 10th में, कि नहीं देखा? इसमें हर एक जो कॉर्नर है वो कार्बन है, और एक एक हाइड्रोजन यहाँ निकले हुए हैं, इमेजिनरी हाइड्रोजन है वो, लिखे नहीं जाते हैं, बस होते हैं। अब आप लोगों की शक्ल देख के मैंने बना दिया पूरा ही। कार्बन, ये कॉर्नर क्या है? कार्बन है। ठीक। तो मुझसे सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। तो छह तो मुझे कहाँ दिख रहे हैं? किनारे पे हाइड्रोजन। तो छह सिग्मा तो यही हो गए, एक सात, एक आठ, एक नौ, एक 10, 11 और एक 12। टोटल सिग्मा कितने हो गए? 12। पाई पे आ जाते हैं। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, तीन। तीन पाई होंगे। तो मतलब 12 सिग्मा और 3 पाई, तो जल्दी। ठीक। जब इसको बना लो तो होमवर्क दूं? बना लिया ना? दो रुका हुआ हूं। जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं इन सब में आपको क्या करना है? सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। यही आपका होमवर्क है, और यहाँ वीबीटी खत्म हो जाती है। अब अगली क्लास में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है उसकी बात करेंगे कि उसकी जरूरत क्या थी और क्यों पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है।